नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज 10 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं, जिसमें न्यूज 10 में आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर के कि देश में अलग अलग राज्यों में मौसम के क्या कुछ हालात है, क्योंकि कई जगह पर ऐसी तस्वीरें, एकदम दर्दनाक तस्वीरें सामने आई हैं। तो उस मौसम के बारे में जानकारी देंगे, साथ ही इसके अलावा और अन्य खबरों पर जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहेगी, उन खबरों पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप जारी। मौसम विभाग के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्रों में और अधिक बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के 7 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर। भोपाल में पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दौरा माना जा रहा काफी अहम। पश्चिम बंगाल में आज पंचायत चुनाव के वोटों की गिनती जारी। शाम तक सभी नतीजे आने की उम्मीद। मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आतंकी साजिश मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के शोपियां और पुलवामा जिलों में 5 स्थानों पर छापेमारी। वहीं किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई ने की छापेमारी। संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा। स्कूल बस और कार में टक्कर में 6 लोगों की मौत। मृतकों में 2 बच्चे और एक महिला शामिल। तेज रफ्तार बस बनी हादसे की वजह। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक आज। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बैठक की करेंगे अध्यक्षता। बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी होंगे शामिल। लिथुआनिया की राजधानी विनियस में आज 2 दिवसीय नाटो शिखर सम्मेलन की होगी शुरुआत। शिखर सम्मेलन में यूक्रेन के साथ नाटो के भविष्य के संबंधों पर होगी चर्चा। और महिला क्रिकेट में भारत और बांग्लादेश के बीच 3 T20 श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज ढाका में। पहले T20 को जीतकर भारत ने सीरीज में ले रखी है 1-0 की बढ़त। और चलिए अहम सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं और बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले मौसम से करेंगे। दरअसल उत्तर भारत में वर्षा का प्रकोप लगातार जारी है, जहां मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान सहित पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में और अधिक बारिश की चेतावनी दी है। ये तस्वीरें कुदरत की मार की पूरी कहानी बयां कर रही हैं। 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जिसमें दिल्ली, हिमाचल प्रदेश का मंडी क्षेत्र, अंबाला और धौलपुर, ये 4 तस्वीरें। और इन चारों तस्वीरों में आप देख सकते हैं बारिश की मार ने कितना कहर इस वक्त ढाया हुआ है। तो राजधानी नई दिल्ली में बारिश के बाद हालात अभी भी खराब बने हुए हैं। दरअसल यमुना का जो जलस्तर है वो भी खतरे से ऊपर इस वक्त बह रहा है, जहां दिल्ली में नर्सरी से लेकर 5वीं कक्षा तक के स्कूल आज बंद हैं। इसमें सभी एमसीडी स्कूल, एमसीडी सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूल शामिल हैं। वहीं 6ठी कक्षा और इससे ऊपर के स्कूल पहले की तरह खुले हैं। इससे पहले कल नर्सरी से लेकर 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद रखा गया था। तो दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां 7 जिलों में अगले 24 घंटे के लिए भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर और लाहौल जिलों में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
सोलन, शिमला, सिरमौर, कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति में अगले 24 घंटे के लिए फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी जारी की गई। हिमाचल प्रदेश सरकार ने लोगों से घरों के बाहर नहीं निकलने की अपील की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में बारिश की वजह से व्यास नदी में सैलाब आ गया। इससे 700 से ज्यादा सड़कें बह गईं। तमाम पुल भी नदी की चपेट में आकर गायब हो गए। सैलाब का सबसे ज्यादा असर मंडी और कुल्लू जिले में पड़ा। मंडी में भारी बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर बढ़ा है, तो वहीं पंचवक्त्र मंदिर के पास नदी के जलस्तर में कमी आई है। वहीं मंडी में चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग भूस्खलन के कारण बंद हो गया है और ये तस्वीरें उसकी आपको दिखा रहे हैं। आवाजाही वहां से इस वक्त बंद है। तो भूस्खलन के कारण जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वो इस वक्त बंद किया गया है। और इसी बीच हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने मंडी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है और अगर जरूरत पड़ी तो लोगों को एयरलिफ्ट भी किया जाएगा। मंडी टाउन का जो बिल्कुल नदी के साथ ब्यास के साथ जो मंदिर है, इस पोर्शन में काफ़ी नुकसान हुआ है और ख़ासकर यहाँ मंडी के जो है पानी की जो सारी लाइनें हैं और जो इसके सिस्टम है पानी का सारा जो है इसमें बाढ़ के कारण नुकसान हुआ है और जो हमारा सीवरेज है वो भी अफेक्ट हुआ है। और हिमाचल प्रदेश के बाद अब बात करते हैं राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान के भी कई जिलों में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है, जिसमें सीकर, जयपुर और अजमेर में निचले इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। जयपुर में मूसलाधार बारिश होने से सड़कों पर पानी भर गया और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। उधर जयपुर की फतेह सागर झील कल देर शाम को ओवरफ्लो हो गई। ऐसे में झील के 2 गेट भी खोले गए। तो राजस्थान में इस वक्त जनजीवन भी अस्त व्यस्त है और राजस्थान के धौलपुर में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव देखा गया, जिसके कारण घरों में पानी घुस गया और इस बारिश से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और पानी भरने की वजह से घरों में भी पानी घुस गया है। और राजस्थान के बाद न्यूज़ 10 में अब बात मध्य प्रदेश की, जहां कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक राज्य में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश में आगामी 24 घंटों के लिए 18 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक विदिशा, राजगढ़, खंडवा, नीमच, मंदसौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, पन्ना समेत छतरपुर में भारी बारिश का अनुमान है। तो वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान चंबल, भोपाल, नर्मदापुरम, जबलपुर, रीवा और सागर संभाग के जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ में हमारे संवाददाता अजीत इस वक्त जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अजीत, इस वक्त मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे जिले हैं जहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है और कई जगह पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। क्या कुछ स्थिति है फिलहाल वहां पर? बिल्कुल, देखिए अभी जो है भोपाल में अभी रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। हालांकि रात में काफ़ी बारिश हुई है भोपाल में। इसके अलावा जो मध्य प्रदेश का जो जबलपुर संभाग है और जो इसके अलावा उज्जैन संभाग है, वहां पर देखिए बारिश का दौर जारी है और पिछले 48 घंटे से यहां पर बारिश हो रही है। अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में नर्मदा नदी उफान पर आ गई है, जिस कारण से वहाँ पर जो 4 लोग जो फंस गए थे उनको NDRF ने और सेना ने उनको वहाँ से रेस्क्यू किया है। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्वालियर चंबल संभाग की, तो वहाँ पर भी लगातार
लगातार बारिश का दौर जारी है। वहाँ पर भी जो नदियाँ हैं वो उफान पर आ गई हैं। साथ ही जितने भी बड़े जलाशय हैं, डैम हैं, उनमें लगातार जो है पानी जो है वो बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान के पास तक पहुँच गया है। अगर अन्य जिलों की बात करें तो मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जो इलाका है वहाँ पर भी पिछले 24 से 48 घंटे में लगातार बारिश का दौर जारी था। वहाँ पर भी और लगातार अभी भी बारिश हो रही है। अगर हम छत्तीसगढ़ से सटे हुए अगर इलाकों की बात करें तो शहडोल, सीधी, रीवा, ये जो उत्तर प्रदेश से जो लगे हुए जो इलाके हैं और या छत्तीसगढ़ से लगे हुए इलाके हैं, यहाँ पर भी जो है लगातार बारिश जारी है। और मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2 से 3 दिन तक जो है ये बारिश का दौर जो है ये बना रहेगा। इन इलाकों में लगातार बारिश जो है वो जारी रहेगी। 2.5 से 4 इंच तक बारिश जो है इन इलाकों में हो सकती है, ऐसा अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसके अलावा बता दूं मैं आपको कि श्योपुर जो है वहाँ पर मौसम विभाग ने 4 से 8 इंच तक बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ा जो बारिश का दौर है वो यहाँ पर मध्य प्रदेश में शुरू हो गया है, जो से 2 से 3 दिन तक रहने वाला है। हालांकि भोपाल में मध्यम से तेज बारिश जो है वो यहाँ पर होगी। इसके अलावा जो अन्य जिले, होशंगाबाद है, यहाँ पर भी इसी तरीके की बारिश हो सकती है। लेकिन जो अन्य जो क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पर मध्यम से भारी बारिश और अति वृष्टि का जो है मौसम विभाग ने अनुमान जताया है, जिस कारण से जो निचले इलाके हैं जहाँ पर कि पहले से ही बारिश हो रही है वहाँ पानी भर गया है, वहाँ पर से लोगों को रेस्क्यू किया गया है। NDRF और SDRF के जो लोग जो जवान वहाँ पर तैनात किए गए हैं। स्थानीय प्रशासन भी जो है वो अलर्ट मोड पर है और जो लोग वहाँ पर नदियों किनारे रह रहे हैं या नदियों के बिल्कुल पास में रह रहे हैं उनको वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही सुरक्षित शेल्टर में उनको रखा जा रहा है। उनके दूसरी व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं उनकी वहाँ पर की जा रही है। साथ ही ऐसे इलाके जहाँ पर कि हर वर्ष नदी के कारण या फिर दूसरे जो बरसाती नाले या नदियां हैं वो जब वहाँ पर जो लोग रहते हैं उसके आसपास रहते हैं उनको भी वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। जो जब बड़ी नदियों में जब पानी का जलस्तर बढ़ता है तो उससे लगे हुए जो दूसरी बरसाती नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, उनमें भी पानी जो है वो बढ़ने लगता है। तो इसको देखते हुए ऐसे इलाके जहाँ पर कि जो कि शहरी इलाके भी है, ग्रामीण इलाके भी हैं, वहाँ पर भी लगातार जो है नज़र रखी जा रही है स्थानीय प्रशासन के द्वारा और वहाँ पर भी ऐसे इलाकों को खाली कराया जा रहा है और वहाँ के लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया जा रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले 2 से 3 दिन जो है मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी भारी बारिश वाले हो सकते हैं, क्योंकि एक सिस्टम बना है जो कि राजस्थान के ऊपर से मध्य प्रदेश तक बना हुआ है और इस कारण से जो द्रोणिका लाइन है, जो टफ लाइन है, वो मध्य प्रदेश से होके जा रही है, जिस कारण से ये भारी बारिश का दौर जो है ये मध्य प्रदेश, राजस्थान और हम हिमाचल और उत्तर प्रदेश तमाम इलाकों में ये बारिश का दौर जारी है और 2 से 3 दिन जो है ऐसी स्थिति रहने की संभावना जताई है मौसम विभाग ने। जी अजीत, अगर बात करें वहाँ पर एक झील भी है, तो झील का फिलहाल जल स्तर कैसा है? क्योंकि पर्यटन का क्षेत्र भी है, वहाँ पे तमाम लोग वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, शाम को टहलने के लिए आते हैं, तो वहाँ की क्या कुछ स्थिति है फिलहाल? देखिए, सुबह हम झील में ही थे। जो भोपाल की बड़ी झील है वो लाइफलाइन मानी जाती है भोपाल की, और हम सुबह वहीं पर हमने पहला जो हमारा जो रिपोर्टिंग वहीं से की थी और झील जो है वो भी लबालब भरने पर आ गई है, क्योंकि आसपास के इलाकों में जब सीहोर, रायसेन, इन इलाकों में जब बारिश होती है, भोपाल में बारिश होती है, तो उसका पानी जो है वो बहकर जो है वो झील में आता है, झील में जमा होता है। तो इस समय देखिए बारिश के 2 पहलू होते हैं। एक तो ये होता है कि जब बारिश होती है, अगर नियंत्रित बारिश होती है तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। किसानों के चेहरे खिल उठते हैं और जो जलाशय हैं जो कि गर्मियों में सूख जाते हैं उनमें जलाशय जब भरता है तो कहीं ना कहीं एक खुशहाली जो है वो दौड़ जाती है। तो ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश के जो अधिकांश जलाशय हैं उनमें है। लेकिन जब अति वृष्टि होती है, ज़्यादा बारिश होती है, तो स्थिति जो है वो पानी छोड़ने की हो जाती है। लेकिन अभी मध्य प्रदेश की जो झील है, बड़ी झील है, अपर लेक, लोअर लेक है, वहाँ से अभी पानी छोड़ने की स्थिति अभी नहीं आई है, क्योंकि यहाँ से पानी जब छोड़ते हैं तो वो लगातार दूसरे डैम में जाता है, फिर वहाँ से जो है वो दूसरी नदियों में जाता है। तो अभी पानी छोड़ने की स्थिति नहीं बनी है। लेकिन हाँ, अभी औसतन अगर आप बात करें तो अभी तक जो है पानी काफ़ी बरस चुका है, जिस कारण से औसत लेवल जो है वो काफ़ी बढ़ गया है बड़ी झील का, जिस कारण से अगर कुछ दिन लगातार बारिश होती है तो फिर जो उसके जो गेट हैं, डैम के गेट हैं, वो खोलने की स्थिति यहाँ पर बन सकती है। लेकिन अभी तक जो है झील जो है अभी ऐसी स्थिति नहीं बनी है कि उसके गेट खोले जाएं और जो बारिश का जो पानी है जो है वो दूसरी जगह पर, दूसरी नदियों जलाशयों में छोड़ा जाए। इसके अलावा जो मतलब जो बंजारा डैम है जो कि श्योपुर में है, उसका वो जो है लबालब भर चुका है और उसके ओवरफ्लो हो रहा है। उसको देखते हुए वहाँ पर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, स्थानीय लोगों को वहाँ पर शिफ्ट किया गया है। साथ ही हम बात करें जबलपुर की, जबलपुर में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिस कारण से नदियों के आसपास बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर रहते हैं नर्मदा नदी के किनारे में, तो उनको वहाँ से शिफ्ट किया गया है। शहडोल और उमरिया की बात करें,
वहाँ पर भी इस तरह की स्थिति है, तो वहाँ पर भी लोगों को रेस्क्यू किया गया है। तो प्रशासन की नज़र बनी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन जो है वो लगातार नज़र बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। जिला आपदा प्रबंधन समितियां जो है वो भी अलर्ट मोड पे है और तमाम जो स्थितियां हैं उस पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, और जो ऐसे इलाके जहां पर की आवश्यकता है वहां पर लोगों को शेल्टर देने की, वहां से शिफ्ट करने की, तो उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ठीक है अजीत, आप भी इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां मौसम विभाग ने पूरे उत्तराखंड में अगले 48 घंटे तक मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। राज्य पुलिस, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, राज्य आपदा मोचन बल और अन्य संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों में हाई अलर्ट पर रखा गया है, जहां देहरादून, उत्तरकाशी, हरिद्वार और टिहरी जिलों में आज सुबह से ही लगातार तेज बारिश हो रही है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से आसपास की बस्तियों को भी खतरा पैदा हो गया है, जबकि पर्वतीय क्षेत्रों में जगह जगह भूस्खलन हो रहा है। देहरादून में बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव की स्थिति देखने को मिली। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अतिवृष्टि के चलते हरिद्वार में गंगा भी उफान पर है। हालांकि अभी ये चेतावनी स्तर 293 मीटर से 30 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। वहीं प्रशासन फिलहाल अलर्ट मोड पर है। कोटद्वार और आसपास के क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज तड़के से ही क्षेत्र में तेज बारिश हो रही है, जिस कारण नदियों का भी जलस्तर बढ़ गया। उत्तराखंड में 3 दिन से मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले 2 दिन भारी बारिश का सिलसिला यूं ही बना रह सकता है। और उत्तराखंड के विकासनगर में एसडीआरएफ की टीम ने यमुना नदी में फंसे 12 ग्रामीणों को सुरक्षित निकाल लिया है। एसडीआरएफ की टीम ने पचवादून क्षेत्र में नदी में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक नदी में फंसे पीड़ित मजदूर के रूप में काम करते हैं और नदी से रेत और बजरी निकालते हैं। वहीं उत्तराखंड में गंगोत्री हाईवे पर सोननगर में कल पहाड़ी से चट्टान खिसककर दबने से 4 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई और 6 लोग घायल हुए। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। घायलों का इलाज फिलहाल नजदीक के भटवाड़ी अस्पताल में चल रहा है। गंगनानी और सोमवार नगर के बीच हुए भूस्खलन की जद में एक टेम्पो ट्रेवल्स और 2 छोटे वाहन आ गए। इन तीनों वाहनों में 22 लोग सवार थे। सुरक्षित यात्रियों को घटनास्थल के नजदीक होटलों में ठहराया गया। राहत और बचाव कार्य में आपदा प्रबंधन स्वयंसेवक, पुलिस, एसडीआरएफ, अग्निशमन सहित स्थानीय लोग जुटे रहे। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार देर रात देहरादून सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में निरीक्षण कर प्रदेश भर में जारी बारिश की स्थिति का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रदेश भर में नदियों के वर्तमान जलस्तर के बारे में जानकारी ली। साथ ही मुख्यमंत्री ने भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी अलर्ट पर कहा कि उत्तराखंड सरकार बारिश और बाढ़ जैसी किसी भी आपदा से निपटने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने राज्य के सभी जिलों के डीएम और आपदा विभाग समेत अन्य विभाग के अधिकारियों को भी अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक वर्ष इस बरसात मानसून के समय में हमारे यहाँ पर हमें हर साल आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अतिवृष्टि के कारण भूस्खलन है, नदियों के जल स्तर बढ़ते हैं, लगातार कई नदी नाले अपना मार्ग बदल देते हैं। उसके कारण से काफ़ी आपदाओं का सामना हर वर्ष जो हमारा होता है, उसके लिए चूँकि ये मौसम आते ही हम लोग पूरे अलर्ट मोड में होते हैं। सभी जिलाधिकारियों को, सभी हमारे आपदा प्रबंधन से लगे हुए लोगों को, जितने भी अधिकारीगण, कर्मचारीगण जो भी इस काम को कर रहे हैं, उन सभी को अलर्ट मोड में रहने के लिए कहा है। और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए जो हमारी अन्य संस्थाएं काम कर रही हैं, इसमें एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, आईटीबीपी के लोग हैं, सेना के लोग हैं, हमारा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है, सभी एक दूसरे से तारतम्य करते हुए, समन्वय बनाते हुए जो भी स्थिति आएगी उस स्थिति का सामना करेंगे, उस स्थिति में लोगों को सहायता करेंगे।
और इसी पर ताज़ा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अवधेश नौटियाल इस वक्त जुड़ रहे हैं देहरादून से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अवधेश, अगर बात करें उत्तराखंड की, तो जब भी बारिश आती है आपदा की स्थिति कहीं ना कहीं बनती हुई नजर भी आती है। ऐसे में एसडीआरएफ और एनडीआरएफ भी तुरंत वहां पर तैनात होता है अपनी तैयारियों के साथ ही। और जैसा कि अभी हमने देखा कुछ देर पहले तस्वीरों में कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद भी इस वक्त अलर्ट हैं और कल देर रात वो देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम भी पहुंचे थे हर एक परिस्थितियों की जानकारी लेने के लिए। देखिए, बिल्कुल जो उत्तराखंड है काफ़ी संवेदनशील जो प्रदेश है आपदाओं की दृष्टि से। पहले भी जब भी भारी बरसात यहाँ पर हुई है, आज ही नहीं, अगर हम बीते वर्षों की बात भी करें तो हमें जो तमाम तरह की आपदाओं का यहाँ सामना करना पड़ रहा है। आप उत्तराखंड को इतना समझ सकते हैं कि खुद देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद फोन के जरिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की और तमाम पूरी स्थिति का आंकलन किया, उनसे पूरा ब्यौरा लिया कि कहाँ कहाँ पर किस जिले में क्या स्थिति है और जो हिमाचल प्रदेश से जो लगते हुए जनपद है वहां पर क्या स्थिति है, वहां पर किस तरह की आपने फोर्स तैनात की गई है। प्रधानमंत्री ने पूरा अपडेट जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लिया फोन के माध्यम से। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड कितना संवेदनशील राज्य है आपदाओं की दृष्टि से। अब जो हिमाचल प्रदेश से जो लगते हुए जनपद है वहां पर स्थिति जो है लगातार खराब होती जा रही है। अगर हम बात करें जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिन से बारिश जारी है, वो खासतौर से उत्तरकाशी जनपद की बात करें तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है गंगोत्री और यमुनोत्री को जोड़ने वाले दोनों राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बार बार खोल रहे हैं लेकिन बार बार क्षतिग्रस्त हो जा रहे हैं। वहीं एक दुखद सूचना जो है उत्तरकाशी से आ रही है। जो गंगोत्री धाम के दर्शन कर लौट रहा मध्य प्रदेश इंदौर के जो यात्रियों का दल था उसमें एक टेम्पो ट्रेवल 2 वाहन थे, लगभग 30 लोग जो एसडीआरएफ ने जानकारी दी कि 30 लोग सवार थे इनमें। ऊपर से पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण 30 में से जो है 4 लोगों की मृत्यु हो गई है। 3 शव जो है बरामद कर लिए गए और एक शव अभी भी कार के अंदर फंसा हुआ है जिसको निकालने का प्रयास लगातार एसडीआरएफ की टीम कर रही है। वहीं जो बाकी जितने लोग घायल उसमें से जो 1 दर्जन के करीब लोग घायल हैं और जो उनको भटवाड़ी की जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उनका इलाज चल रहा है और बाकी जो लोग हैं उनको नजदीकी जो होटल है वहां ठहराया गया है। इसके अलावा अगर बात करूं बद्रीनाथ जनपद में तो वो राष्ट्रीय राजमार्ग कई बार जो मलबा आने से वहां पर भी स्थिति जो है बार बार मार्ग बंद हो रहा है, लेकिन जो मौके पर जो तैनात बीआरओ और पीडब्ल्यूडी और एनएच की टीम है उसको खोल रही है। यात्रा लगभग केदारनाथ धाम की यात्रा धीरे धीरे चल रही है। रात के 8 बजे से सुबह 5 बजे तक यात्रा को बंद किया गया है, लेकिन जिस तरह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। गंगा खुद 30 सेंटीमीटर खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन टॉस, यमुना और जो अन्य सहायक नदियां हैं उनका जलस्तर उफान पे है। जो छोटे छोटे जो बरसाती नाले हैं वो उफान पर आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ये बारिश ऐसे ही जारी रही तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर स्थितियां जो है वहां पर विकट हो सकती हैं, क्योंकि कई गांवों का संपर्क भी जो है मुख्यालय से कट गया है। सीमांत गांव का वहां पर जो राजमार्ग जो छोटी छोटी जिला मुख्यालय की सड़कें थी वो टूट गई हैं। तो और जो शहरों की अगर मैं बात करूं तो शहरों में जल भराव की समस्या होने लगी है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वो फेल होने लगे हैं। जो सड़कें हैं धीरे धीरे तालाब में नजर आने लगी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार जो मौसम बिगड़ता जा रहा है और बारिश रुक नहीं रही है, उससे कहीं ना कहीं समूचे उत्तराखंड में अगर जो पर्वतीय जिले हैं वहां पर ज्यादा, लेकिन जो मैदानी जिले हैं वहां की स्थिति भी धीरे धीरे खराब होती जा रही है। अवधेश, अगर देखा जाए तो इस वक्त 4 धाम यात्री तो उत्तराखंड में हैं ही दर्शन करने के लिए जो पहुंचे हुए हैं अलग अलग राज्यों से, लेकिन साथ ही कांवड़ का भी महीना चल रहा है। सावन के महीने में कांवड़ यात्री भी काफ़ी संख्या में वहां पर पहुंच रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को, सारे यात्रियों को कैसे मैनेज किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से फिलहाल? देखिए, बिल्कुल जो 4 धाम यात्रा है काफी महत्वपूर्ण है उत्तराखंड राज्य को लेकर। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने हर कदम उठाए हैं। जो ऋषिकेश जो यात्रा का मुख्य पड़ाव है वहां से यात्रियों को निर्देशित किया जा रहा है। आगे जो है मौसम सामान्य होने पर ही यात्रियों को आगे भेजा जा रहा है। रात के 8 बजे बाद और सुबह 5 बजे तक यात्रा को फिलहाल रोका गया है। और उसके अलावा जब अब हम गंगोत्री यमुनोत्री के निकल रहे तो उससे पहले जो पड़ाव पड़ रहे हैं वहां पर यात्रियों को रोका जा रहा है। जब आगे रास्ता सामान्य मिल रहा है तब यात्रियों को
आगे भेजा जा रहा है। केदारनाथ, बद्रीनाथ में भी यही स्थिति अपनाई जा रही है। वहां पीपल पानी, जोशीमठ, तमाम जगह पर यात्रियों को रोककर जब आगे क्लियरेंस मिल रहा है उसके बाद यात्रियों को भेजा जा रहा है। सरकार का साफ कहना है, खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अपडेट ले रहे हैं, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज लगातार अपडेट ले रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग लगातार सक्रिय है। तो इस चीज का खास ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी यात्री के साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना ना होने पाए। इसको लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बिल्कुल भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यात्रियों की सुरक्षा सबसे पहले राज्य सरकार का दायित्व है, तो इसको लेकर बिल्कुल ठोस कदम उठाए गए। स्थानीय प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार से यात्रियों की सुरक्षा का ख्याल रखा जाए। अगर कहीं पे मार्ग बंद है तो यात्रियों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया जाए। जब मार्ग खुल जाए यात्रा मार्ग, उसके बाद यात्रियों को आगे भेजा जाए। तो सुरक्षा के उत्तराखंड में पूरे इंतजाम किए गए हैं। यात्रियों से अपील भी की गई है कि अगर उत्तराखंड आए तो मौसम देखकर आए। फिलहाल अगर आप यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाएं, जब मौसम साफ सुथरा हो जाए उसी के बाद ही यात्रा करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप लगातार इस पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। तो उत्तराखंड की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि वहां पर हालात इस वक्त कहीं ना कहीं बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। कई जगह पर भूस्खलन जैसी खबरें भी सामने आई हैं। तो इस पर आगे भी बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिर और अन्य राज्यों में मौसम को लेकर क्या कुछ हालात हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अभी नहीं करना मतलब? मुझे नहीं करना दूसरा बच्चा अभी। अरे पर क्यों नहीं करना, बताओ। आज रेडियो पे बता रहे थे कि पहले और दूसरे बच्चे के बीच अंतर रखना कितना जरूरी है। माँ बस हर 3 महीने में गर्भ निरोधक टीका लगवा ले। पर अंतर काहे रखना है? बच्चों के भविष्य के लिए। आगे जाके बच्चा कितना होनहार होगा ये पहले 2 साल में ही तय हो जाता है, क्योंकि बच्चे का 80% मानसिक विकास इसी समय में होता है। बताओ। सुन बब्बन, हिसाब कब करेगा तू? भाग कर रहा है। तो जरूरी है कि माँ बाप बच्चे के साथ खेले, उन्हें कहानियाँ सुनाए। दूसरा भी आ गया तो फिर दोनों का ध्यान कैसे रखेंगे, हैं? समझे? समझे। इस उम्र में समझ के क्या कर लोगे, हैं? अरे काकी, अब तो हम भी समझ गए। बच्चों के विकास और माँ की सेहत के लिए बच्चों में अंतर जरूरी है। तब तक हर 3 महीने में गर्भ निरोधक इंजेक्शन लगवाएं। बच्चों में अंतर बनाए उनकी लाइफ बेहतर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 10 में। ब्रेक से पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई हिमाचल प्रदेश की, उत्तराखंड की। अब बात करते हैं हरियाणा की, जहां कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। करनाल के कई गांवों में जलभराव की स्थिति हो गई। जलभराव के चलते लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भारी बारिश के कारण उत्पन्न हुए हालातों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। दरअसल आज सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जारी है। मतगणना के दौरान सभी मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय बलों की तैनाती भी की गई है। निष्पक्ष मतगणना सुनिश्चित कराने के लिए मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं बता दें कि बीते शनिवार को पश्चिम बंगाल के कुल 63,229 ग्राम पंचायत सीटों के साथ 9,730 पंचायत समिति और 928 जिला परिषद की सीटों पर मतदान संपन्न हुआ था। चुनाव के दौरान हिंसक घटनाओं में कई लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद सोमवार को करीब 700 बूथों पर दोबारा से वोटिंग कराई गई। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस पंचायत चुनाव की मतगणना की स्थिति का जायजा लेने के लिए भांगर और कैनिंग सहित दक्षिण 24 परगना जिले का दौरा करते हुए नजर आएंगे। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, क्या कुछ अभी ताजा अपडेट है, क्योंकि वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है, लेकिन जब वोट पड़ रहे थे तो उस दौरान कई जगह से हिंसक खबरें भी सामने आई। तो क्या अभी तक ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आई है कुछ, क्योंकि हर जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर सीआरपीएफ भी तैनात की गई है। हाँ देखिए, ये तो सही है कि सीआरपीएफ आखिर तक तैनात किया गया है, लेकिन
जो हिंसा हम पहले भी देखे थे उसका एक छोटा रूप हम सुबह से देखने को हमें मिल रहा है और हमें पता नहीं आगे जाके क्या होने वाला है। एक तो है कि कई जगह पे जो विरोधी पक्ष है, जैसे बीजेपी का हो, चाहे वाम मोर्चे का हो, चाहे कांग्रेस का हो, इनकी जो काउंटिंग एजेंट है वो उन लोगों को अंदर जाने नहीं दे रहा है। इसीलिए कई जगह पे बीजेपी की जो काउंटिंग एजेंट है वो रास्ता ब्लॉक करके धरने पे बैठे हुए हैं, किसी जगह पे थाने के सामने धरने पे बैठे हुए हैं और किसी जगह पे वो आहत होके अस्पताल भी पहुंच गए हैं लोग। ऐसा स्थिति अभी ये 10 बजे तक पिछले 2 घंटा में ऐसा होने लगे हैं। जो हम 8 जून से 10 जुलाई तक देखे हैं उसी का एक कड़ी आज भी देखने को हमें मिल रहा है। लेकिन आशा करता है कि आगे जाके जो सुरक्षा बल है वो पूरी स्थिति के ऊपर नियंत्रण लाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से इसके ऊपर निगरानी ना रखे तो ये आगे जाके भयंकर हो सकता है। इसी का चिंता है हम लोगों को। कृतिका। बिल्कुल प्रसन्नजीत, चिंता तो वाकई बहुत है। हालांकि सीआरपीएफ इस वक्त वहां पर पूरी तरह से तैनात है जिन जिन जगह पर मतगणना हो रही है। लेकिन साथ ही आपसे जानना चाहेंगे कि मतगणना जब 8 बजे शुरू हो चुकी है तो कब तक नतीजे सामने आने की उम्मीद है? ये एक काफी इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि काफी देर बाद, मतलब हम लोग जब पत्रकारिता शुरू किए थे तब हमको पता था कि बैलेट पेपर में हम चुनाव देखे थे और बैलेट पेपर में चुनाव का गिनती ये 3-4 दिन तक चलता था। बिल्कुल। इस बार काफी दिनों के बाद पूरे हिंदुस्तान में बंगाल की चुनाव, ये पंचायत चुनाव बैलेट पेपर में किया गया। क्यों किया गया ये तो अलग कहानी है जी। लेकिन जो छोटे छोटे बूथ है, ये सही है कि 500-600 पंचायत की बूथ में जो मतदाता होते हैं उनकी संख्या कम है, लेकिन फिर भी इसको गिनने में कितना टाइम लगेगा, खासकर से जिला परिषद जो करीब करीब एक असेंबली सीट की जैसा है, तो वो जिला परिषद कितना टाइम लगेगा, रुझान कब तक मिलेगा हम लोगों को, और इसके अंदर कितना धांधली होने जा रहा है, क्यों विरोधी पक्ष की जो काउंटिंग एजेंट है इनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, ये सबको लेकर हम देख रहे हैं कि, और ये जो नौजवान है इनको भी अभी लग रहा है कि ये जो बैलेट पेपर की गिनती है इसको कैसे किया जाता है इसका बारे में भी पता नहीं है। तो ये देखने लायक है कि कितने देर में ये चुनाव का गिनती खत्म हो या रुझान हमें मिलने लगे। जी। प्रसन्नजीत, जिस तरीके से हमने हिंसा की कई सारी खबरें देखी, इसी बीच कई लोगों की मौत भी पश्चिम बंगाल में हुई है, तो ऐसे में क्या आज जब गिनती हो रही है तो पश्चिम बंगाल में किसी नेता की तरफ से किसी प्रकार की कोई अपील लोगों की तरफ से की गई है? देखिए, अपील तो बीजेपी की तरफ से बार बार किया जा रहा है और शुभेंदु अधिकारी भी आज अपील किया है, सुकांत मजूमदार जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने अपील किया है और ये मुझे कहना चाहिए कि बाकी लोगों की तरफ से, मतलब अधीर रंजन चौधरी या मोहम्मद सलीम, उनके तरफ से भी अपील किया गया है। लेकिन कहानी यह है कि आप जैसे बताया कि राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस कुछ ही देर में हो सकता है वो दौरे पे निकले और साउथ 24 परगना की कुछ जगह पे जाए, तो इससे मालूम चलता है कि किस तरह की स्थिति है जहां पे एक राज्यपाल को स्थिति का मुआयना करने के लिए ग्राउंड जीरो पे पहुंचना उन्होंने अपना उचित समझा। तो चाहे जितना भी अपील अपोजिशन की तरफ से हो, जितना भी कोशिश गवर्नर की तरफ से हो, अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन, अगर उनकी जो प्रशासन ये अपना जो कर्तव्य, अपना जो दायित्व है वो पालन ना करे, तो ये अपील जो है वो सारे बेकार हो जाएंगे। तो उसका थोड़ा थोड़ा इंसिडेंट्स हम देखने लगे हैं, तो देखते हैं आगे जाके क्या है। जी प्रसन्नजीत, सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई थी और अब लगभग 10:30 बज रहे हैं, 2.5 घंटे का वक्त बीत चुका है। तो इस बीते 2.5 घंटे में क्या किसी प्रकार की कोई हिंसा की खबर अभी तक पूरे पश्चिम बंगाल में कहीं से भी सामने आई है? बिल्कुल आई है। जैसे मैं पहली सवाल के जवाब में बता रहा था, कुछ लोग अभी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। दक्षिण 24 परगना में, कोच बिहार में, मुर्शिदाबाद में, ये जो जगह है ये सारे, इस जगह से हमें वायलेंस का खबर मिलने लगे हैं। तो इसीलिए मैं बार बार चिंता जता रहा हूं कि अगर ये 2-2.5 घंटा में ऐसा हो जाए तो आगे जाके जब थोड़ा रुझान आने लगेगा, जब जो जीतने वाले हैं वो थोड़ा सा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, तब क्या होगा मुझे पता नहीं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसन्नजीत, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। आप अपनी नजर जरूर इस खबर पर लगातार बनाए रखिए। तो पश्चिम बंगाल में काउंटिंग इस वक्त जारी है, लेकिन छुटपुट हिंसा की खबरें भी वहां पर सामने आ रही हैं। सुबह 8 बजे काउंटिंग शुरू हुई है और अभी 10:30 यानी 2.5 घंटे बीत चुके हैं। हालांकि जहां जहां पर काउंटिंग हो रही है वहां पर CRPF भी तैनात है और CCTV भी लगाए गए हैं। इसी के साथ चलिए न्यूज़ एट 10 में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां CJI DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया गया था। इसमें आर्टिकल 370 को हटाने की विस्तार से जानकारी दी गई। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया गया है उसमें आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे की वजहों की जानकारी भी दी गई। वहीं केंद्र ने अपने हलफनामे में कहा है कि अनुच्छेद 370 खत्म करने से सीमा पार चल रहे आतंकवाद की कमर टूटी है। वहीं केंद्र सरकार के आम लोगों के लिए लाए गए कानूनों को लागू करने में भी आसानी हुई। केंद्र की ओर से इन याचिकाओं को खारिज करने का अनुरोध किया गया है। केंद्र की ओर से कहा गया है कि इस याचिका से जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि लद्दाख के लोगों को भी हित प्रभावित होगा। केंद्र ने इसे देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला भी बताया है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी इस वक्त जुड़ रहे हैं फोनलाइन पर। विकास, क्या कुछ ताजा अपडेट है फिलहाल आपके पास में, क्योंकि आज एक अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए इसमें संविधान पीठ आज मामले की सुनवाई शुरू करेगी और ये सुनवाई लंबी चल सकती है क्योंकि कई संवैधानिक पहलुओं पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है। लेकिन जहां तक केंद्र की बात करें तो केंद्र ने कल हलफनामा देकर स्थिति स्पष्ट की और ये कहा कि 370 हटाने के पीछे जो मंशा थी वो ये थी कि सबसे पहले वहां पर आतंकवाद, अलगाववाद की जो राजनीति होती है उसको खत्म किया जा सके, ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेसी हो और जो आए दिन आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वहां पर आए दिन पत्थरबाजी, धरना, हड़ताल, ये सारी जो घटनाएं होती थी उनको रोकने के लिए ये कदम उठाए गए थे। और इसको लेकर के केंद्र ने बाकायदा आंकड़े दिए हैं जिसमें ये बताया है कि पत्थरबाजी की घटना जहां 2018 में करीब 1700 से ज्यादा यानी लगभग 1800 ऐसी घटनाएं थी, इस साल एक भी घटना ऐसी नहीं हुई है। यहीं जो हड़तालें होती थी, बंद होते थे, वो नहीं हुए हैं इस साल किसी भी तरह से। और जो अगर हम डेमोक्रेसी के लेवल पर बात करें तो आज कम से कम 34,000 से ज्यादा जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो पंचायतों में हैं, वो लोगों की जो भी जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं, विकास कार्यों को पूरा कर रहे हैं। तो कहीं पर भी वो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित नहीं हुई है। तो इन सभी दलीलों से, इन सभी आंकड़ों से केंद्र ने जो संसद का जो निर्णय था 370 हटाने का, उसका समर्थन किया है। सुप्रीम कोर्ट हालांकि संवैधानिक पहलुओं पर लंबी बहस करेगा। आज से ये सुनवाई शुरू हो रही है और कई दिन तक ये चल सकती है। जैसे संविधान पीठ सुनवाई शुरू करती है तो वो मामले की पूरी सुनवाई करने के बाद ही फिर नए मामलों को लेती है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति इन 3 दिनों में संविधान पीठ सुनवाई करेगी। क्या दलीलें होती हैं, सबसे पहले याचिकाकर्ता को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का आज, तो ये देखने को मिलेगा। याचिकाकर्ताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है? देखिए, याचिकाकर्ताओं की मुख्य दलील ये थी कि जो पूरा निर्णय था उसमें कई संवैधानिक त्रुटि हैं, क्योंकि इससे पहले 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर का अपना एक अलग संविधान था जो एक पूरी प्रक्रिया बताता था कि कैसे विशेष दर्जा खत्म किया जा सकता है। तो उनकी जो बहसें हैं वो लगभग संवैधानिक पहलुओं को लेकर के। जी, जिस तरीके से देखा जाए तो आज काफी अहम सुनवाई है ये और हम सभी की नजरें इसी पर बनी रहेगी लगातार। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी जाएंगी वो क्या कुछ हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए आज क्योंकि जब मामले की सुनवाई शुरू होगी तो उम्मीद ये है कि पहले सुप्रीम कोर्ट याचिकाकर्ताओं को मौका देगा, क्योंकि वो पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, तो उनके लिए पहले कोर्ट दिन तय करेगा, समय तय करेगा कि कितने घंटे आप बहस करना चाहते हैं, किन दलीलों पर, किन बिंदुओं पर आप दलीलें देना चाहते हैं। जहां तक केंद्र की बात है, केंद्र इस पर अपना काउंटर देगी, जवाब देगी। और जो केंद्र की स्थिति है वो हलफनामे से पूरी तरह से स्पष्ट है कि केंद्र का ये कहना है कि संसद ने जो कदम उठाया था वो वहां के लोगों की बेहतरी के लिए उठाया गया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास, और इस खबर पर अपनी नजर लगातार बनाए रखिएगा। आगे भी इस पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में अब अगली खबर का रुख करते हैं,
जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकी साजिश के मामले में दक्षिण कश्मीर में 5 स्थानों पर छापेमारी की है और ये छापे शोपियां और पुलवामा जिलों में मारे गए। शोपियां जिले के तुर्कावागम और कापरान गांवों में छापे मारे गए हैं। छापे के दौरान आपत्तिजनक सामग्री और कई डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए। ये छापे लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजब-उल-मुजाहिदीन और अल-बद्र जैसे प्रतिबंधित पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी संगठनों के नवगठित शाखाओं और सहयोगियों से जुड़े समर्थकों और कैडरों, हाइब्रिड आतंकवादियों और ओवरग्राउंड वर्कर्स के आवासीय परिसरों पर मारे गए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई ने आज सुबह छापेमारी की। SIU ने इससे पहले पिछले बुधवार को किश्तवाड़ में ही 6 जगहों पर पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर एवं पाकिस्तान से सक्रिय आतंकवादियों के विभिन्न स्थानों पर स्थित घरों में छापेमारी की थी। इस दौरान संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए थे। आज की छापेमारी भी इसी कड़ी में आगे की कार्रवाई के रूप में देखी जा रही है और इस बारे में और जानकारी आना फिलहाल अभी बाकी है। और इसी पर ताजा अपडेट देने के लिए हमारे साथ शब्बीर इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्रीनगर से, हमारे संवाददाता। शब्बीर, आपके पास क्या कुछ ताजा अपडेट है इस छापेमारी को लेकर के? ये जो कार्रवाई है आज सवारी से यहाँ पे दक्षिण कश्मीर के शोपियान और पुलवामा के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे कुछ जगहों पे ये छापेमारी शुरू हुई है और इसमें जो है ये जो स्लीपर सेल्स और हाइब्रिड टेररिस्ट्स है और जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है जो पाकिस्तान की ओर से उनको यहाँ पे जो है टेररिज्म फैलाने और पीस और जो है अमन है उसको घटना डालने में जो उनको इस्तेमाल किया जाता है, उनको जो है उनकी जो स्लीपर सेल्स है उनके पास जो कुछ असला है और जो इलेक्ट्रॉनिक मवाद उनके असर होता है उसको एक्चुअली उनके पास जो सर्च ऑपरेशन है वहाँ से कुछ उनसे ये मटेरियल भी जब्त किया गया है। और जो है हमने देखा है कि मई के कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि NIA जो है पूरे दक्षिण कश्मीर में काफी ये जो छापामारी कार्रवाई है बड़े जोरों से कर रही है। यही है कि जो टेररिज्म का जो नेटवर्क है जो इकोसिस्टम है इसको खत्म करने के लिए ये जो कार्रवाई है ये पूरा, क्योंकि साउथ कश्मीर में हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों से 2-3 सालों से टेररिज्म जो कार्रवाई है वो काफी जोरों पे रही है और उनको उसी को टेररिज्म को जड़ से हटाने के लिए काटने के लिए ये कार्रवाई जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। और हमने देखा है कि पिछले 3 महीनों से हमने बार बार देखे हैं कि NIA के जो छापे हैं बिल्कुल पॉइंटेड छापे होते हैं। उनको सूचना होती है कि कहाँ पे जो है कौन से लोग जो है ओवरग्राउंड वर्कर्स है, हाइब्रिड वर्कर्स है या टेररिस्ट्स है जो पाकिस्तान की स्लीपर सेल्स के साथ जुड़े हैं, उनको यहाँ पे जो है आइडेंटिफाई करके उनको उनकी जो कार्रवाई है उनको हम ये जो है खत्म करते हैं। जी शब्बीर, पुलवामा के अलावा किश्तवाड़ में भी छापेमारी की गई है, तो ऐसे में वहां जो छापेमारी हुई उसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी बरामद किए गए हैं, तो क्या इस बरामदगी के अलावा कोई गिरफ्तारी भी हुई है और जो उपकरण बरामद किए गए उनसे क्या कुछ निकलकर अभी तक सामने आ पाया है? अभी जो है जो छापा कार्रवाई जारी है, अभी किन को गिरफ्तार किया है उसके बारे में भी सूचना नहीं है। लेकिन यही है कि जो पाकिस्तान की ओर से कश्मीर में जो है यहाँ पे पीस और जो अमन है उसको खतना डालने में, यहाँ पे परेशानी फिर से उठाने में उनका जो कार्रवाई रहती है, उन्हीं कोशिश को नाकाम बनाने के लिए जो NIA के हैं बिल्कुल जम्मू हो या कश्मीर हो, जो किश्तवाड़ हो, जहाँ पर भी हो, उनकी कार्रवाई को नाकाम बनाने के लिए ये जो कार्रवाई है ये पिछले 3-4 महीने से जोरों पे चली है। आज की जो भी कार्रवाई है उसी के पहलू है कि जो कार्रवाई है जो ओवरग्राउंड वर्कर्स का वो नेटवर्क यहाँ फिर से बनाना चाहते हैं, जिस नेटवर्क को पिछले 3 साल से हमने बिल्कुल यहाँ पे जो है खत्म किया गया है एक तौर से, उसको फिर से रिवाइव करने की जो कोशिशें हैं उन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए ये जो कार्रवाइयाँ हैं, ये छापामार कार्रवाइयाँ हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए शब्बीर। और इसी के साथ चलिए न्यूज़ एट 10 में अब अगली खबर जो कि एक हादसे से आज जुड़ी हुई है। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर एक सड़क हादसा सामने आया और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। तिगड़ी मोड़ के पास स्कूल बस और कार में ये टक्कर हुई है। मरने वालों में 2 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। तेज रफ्तार बस को हादसे की वजह फिलहाल बताया जा रहा है। वहीं ये टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद शव कार में ही फंस गए थे।
इसके बाद गेट को कटर से काटकर बस में फंसे शवों को बाहर निकाला गया। शवों को कार से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और हादसे से जुड़ी एक और खबर इस वक्त सामने आई है, जहां आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में भीषण सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में 30 अन्य लोग घायल हुए हैं। कल रात दर्शी के पास बारातियों की बस के सागर नहर में गिरने से यह हादसा हुआ। हादसा उस वक्त हुआ जब बस पोडिली से काकीनाडा जा रही थी। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त बस में 35 से 40 लोग सवार थे। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। शादी के रिसेप्शन के लिए काकीनाडा जाने के लिए शादी की पार्टी ने एक आरटीसी बस किराए पर ली थी। आशंका जताई जा रही है कि ड्राइवर की नींद में होने के कारण यह हादसा हुआ है। तो वहीं इस सड़क हादसे पर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने पीड़ित परिजनों के प्रति शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को बेहतर चिकित्सा देखभाल सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। और न्यूज़ 10 में अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 50वीं वस्तु एवं सेवा कर परिषद की बैठक की अध्यक्षता करती हुई नजर आएंगी। इस बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा लेंगे। आज की इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, ट्रेडिंग, जीएसटी दरों में बदलाव जैसे कई अहम विषयों पर चर्चा की उम्मीद है। इस साल फरवरी में नई दिल्ली में हुई 49वीं जीएसटी परिषद की बैठक में सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जून 2022 तक का पूरा बकाया जीएसटी मुआवजा 16,982 करोड़ रुपए देने का फैसला किया था। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक के हम्पी में G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक लगातार जारी है। 3 दिवसीय इस बैठक में G20 के सदस्य देशों, अतिथि देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। भारत ने संस्कृति कार्य समूह के लिए 4 प्राथमिकताएं, जिनमें सांस्कृतिक परंपरा, जीवंत विरासत का संवर्धन, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योगों को बढ़ावा देना तथा संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल है। G20 में फ्रांस से भारत आए प्रतिभागियों ने भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रशंसा करते हुए कहा कि वो रामायण, महाभारत और गणेश जी के बारे में पढ़ चुके हैं। भारत आकर वो बेहद खुश हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना झारखंड के कई गांवों में किसानों के लिए वरदान इन दिनों साबित हो रही है। केंद्र सरकार से मिल रही इस राशि का किसान खेती बाड़ी में इस्तेमाल कर उन्नति की राह पर चल रहे हैं। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश के किसानों को मिल रहा है। रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड के किसान झलकू बेदिया के खाते में पिछले कुछ वर्षों से लगातार इस योजना का पैसा आ रहा है। उनका कहना है कि खाते में पैसे आ जाने से खाद, बीज और कीटनाशक खरीदने के लिए उन्हें सोचना नहीं पड़ता। सरकार की ओर से हम लोग को ग्रामीणों भाई को साल में 6,000 रुपया करके भेज रहे हैं। किसान भाइयों को खाद का जरूरी पड़ता है, खाद देते हैं, और बीज का जरूरी पड़ता है, बीज लगाते हैं, दवा का जरूरी पड़ता है, दवा लगाते हैं। उस पैसे को हम लोग किसान भाइयों ने यूज करते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ महिला किसानों को भी नियमित रूप से मिल रहा है। कृषि के क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी यशोदा देवी और छोटी देवी के खाते में भी किसान सम्मान निधि योजना का सालाना 6,000 रुपए खाते में आ जाता है। समय समय पर 3 अलग अलग किश्तों में पैसा मिलने से खाद बीज के लिए इन्हें अब दूसरों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है। पीएम किसान की ओर से यहाँ साल में 6,000 मिलता है। इससे हमारे खेती करने में बहुत
लाभ मिल जाता है। हमको साल में पीएम किसान की ओर से सम्मान निधि की योजना तरफ से मिलता है हमको साल में 6,000। उससे हमको बहुत मदद मिल जाती है। उस पैसा से हम खाद का मतलब लेते हैं और ये हल जुतवाते हैं और जितना मेरा लेबर कुली का पैसा है उसमें मेरा आ जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, आवास योजना, शौचालय योजना, जनधन खाता और उज्ज्वला योजना समेत अन्य योजनाओं ने गांवों की तस्वीर बदली है और ग्रामीणों के जीवन में बड़ा परिवर्तन आया है। घर नहीं था, सबका बारिश में बहुत तरह रहने का दिक्कत होती थी, लेकिन अभी पीएम आवास देख के अभी प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं। इससे दीदी लोग बहुत अच्छा खुश है और अभी सब कोई अच्छा से रह रहा है। शौचालय का भी प्रॉब्लम होता था, शौचालय में दीदी लोग को बाहर जाना पड़ता था, बहू बेटियां लोग बाहर जाती थी शौचालय करने के लिए। लेकिन अभी जो हम लोग का प्रधानमंत्री जी जो दिए हैं योजना, इसके तहत शौचालय तो अभी घर घर में सबका शौचालय हुआ है। गैस चूल्हा भी मिला है हम लोग को और लकड़ी लाने में थोड़ा सुविधा हो गया। पीएम किसान को 6,000 पैसा भी मिलता है, उससे हम लोग हार जुतवाते हैं, खेती लगाते हैं। गौरतलब है कि किसान हित को ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 3 किश्तों में 6,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे केंद्र सरकार की ओर से ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। इस वजह से अब किसानों को साहूकारों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। रांची से कर्मवीर के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो किसान सम्मान निधि से किसानों को किस तरीके से फायदा मिल रहा है, ये हमने आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में दिखाया। और इसी के साथ अब न्यूज एट 10 में अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी कि नाटो के सदस्य देशों के प्रमुख आज से लिथुआनिया की राजधानी विनियस में 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में जुटेंगे। इस दौरान स्वीडन की सदस्यता और यूक्रेन के साथ नाटो के भविष्य के संबंधों पर चर्चा होगी। इस बैठक में रूस के साथ जब तक यूक्रेन का संघर्ष जारी है तब तक यूक्रेन को सहायता पहुंचाने पर चर्चा होगी। यूक्रेन को युद्ध के खत्म होने के बाद रूस फिर से आक्रमण न करे, ये सुरक्षा गारंटी सुनिश्चित करना बैठक में चर्चा का विषय होगा। साथ ही बैठक में इस बात पर भी चर्चा होगी कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध को यूक्रेन से आगे और पश्चिम की ओर ले जाते हैं तो इस स्थिति में नाटो देश नई रक्षा योजना के समर्थन पर चर्चा होगी। साथ ही नाटो देश अपनी क्षेत्रीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार करेंगे, जिसमें सेना और रसद को उन्नत करने के बारे में मार्गदर्शन भी शामिल होगा। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन ने नाटो शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर सहमति जताई। नाटो शिखर सम्मेलन से इतर एर्दोगन ने नाटो सैन्य गठबंधन में शामिल होने के लिए स्वीडन की दावे को संसद में आगे बढ़ाने पर सहमति जताई और इसी तरह महीनों से चले आ रहे स्वीडन की सदस्यता पर चला रहा विवाद भी खत्म हुआ। एर्दोगन पिछले 1 साल से अधिक समय से स्वीडन के नाटो में शामिल होने की राह में रोड़े अटका रहे थे। स्वीडन के नाटो में शामिल होने पर सफल वार्ता के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने नाटो महासचिव जेंस के सामने हाथ मिलाया, जबकि प्रतिनिधिमंडल के कई सदस्यों ने उनकी सराहना की। स्वीडन और फिनलैंड ने यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के जवाब में शीत युद्ध के दशकों तक चली सैन्य गुटनिरपेक्षता की अपनी नीतियों को छोड़कर पिछले साल नाटो सदस्यता के लिए आवेदन किया था। भारतीय सेना के 3 अंग की टुकड़ियों के एक दल ने पेरिस में बेस्टिल डे परेड के लिए अभ्यास किया। भारतीय सैन्य दल फ्रांस में 14 जुलाई को होने वाले बेस्टिल डे परेड यानी फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह में शिरकत करेगा। इस परेड में भारतीय वायुसेना की 4 राफेल लड़ाकू जेट और 2 C-17 ग्लोब मास्टर्स की एक टुकड़ी पेरिस में चैम्प्स एलिसीज के ऊपर बेस्टिल डे फ्लाई पास्ट में भाग लेगी। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के निमंत्रण पर सम्मानित अतिथि के रूप में इस साल की परेड में शामिल होते हुए नजर आएंगे।
और चलिए न्यूज़ 10 में अब अगली खबर का रुख करते हैं। स्पेन के तटरक्षक बल ने 86 प्रवासियों को ग्रेन कनारिया से 113 किलोमीटर दूर सुरक्षित तरीके से बचाया। एक खोज और बचाव विमान ने 80 पुरुषों और 6 महिलाओं को ले जा रही डोंगी का पता लगाने के बाद सहायता प्रदान करने वाले MSC माटा कंटेनर जहाज को क्षेत्र की ओर मोड़ दिया। प्रवासियों को एक तटरक्षक जहाज में बैठाकर ग्रेन कैनरिया के बंदरगाह पर लाया गया, जहां उन्हें आपातकालीन सेवाओं के लोगों से मिलाया गया। स्पेन की सरकार के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल जनवरी से जून के अंत के बीच 7,213 लोग कैनरी द्वीप पहुंचे, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 18.5% कम है। और अब बात खेलों की करते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और बांग्लादेश के बीच खेली जा रही 3 मैच की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला आज मीरपुर में खेला जाएगा। रविवार को खेले गए पहले मुकाबले में भारत ने मेजबान टीम को 7 विकेट से शिकस्त देकर श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। ऐसे में बांग्लादेश की टीम पर दबाव होगा और वो सीरीज में वापसी करना चाहेगी, जबकि टीम इंडिया की कोशिश सीरीज में अजय बढ़त बनाने की होगी। और इसी के साथ फिलहाल न्यूज़ एट 10 में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों का सिलसिला DD न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। नमस्कार।